हेलो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया था 176 तक। 177 से चलते हैं आगे। धारा 177 के अनुसार क्या है, देखिए अध्याय 12 तक हम लोग डिस्कस चुके थे। अब आगे बढ़ेंगे अध्याय 13 में। अध्याय 13 जांच और विचारण के लिए दंड न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बात करता है। एक हम लोगों ने सेक्शन 6 पढ़ा था, वो भी दंड न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बात करता है कि किस दंड न्यायालय को किस मामले को सुनने की अधिकारिता होगी। लेकिन अध्याय 13 में विस्तार से स्थान के बारे में बात की गई है कि किस स्थान पर विचारण होगा, क्योंकि स्थान के संबंध में बहुत से विवाद आते हैं कि ये इस कोर्ट की अधिकारिता में आता है या नहीं आता है। तो ये सब बात जो है दंड न्यायालय के स्थान की अधिकारिता के बारे में अध्याय 13 में प्रोविजन है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, किस अध्याय में जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता के बारे में प्रावधान है, तो आपका आंसर होगा अध्याय 13 में इस बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसमें सेक्शन कौन कौन से है? सेक्शन 177 से लेकर 189 तक के सेक्शन इसमें दिए हैं। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे वो हम लोग देखेंगे। सेक्शन 177 के अनुसार प्रत्येक मामले का जांच या विचारण सामान्यतः ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा अपराध हुआ हो। मतलब जिस न्यायालय की, जैसे मान लीजिए एक ये ए कोर्ट है, ठीक है, इसकी स्थानीय अधिकारिता ये है, ये बी कोर्ट है, इसकी स्थानीय अधिकारिता ये है, ये सी कोर्ट है, इसकी स्थानीय अधिकारिता ये है। तो अगर यहाँ पर अपराध हुआ है तो इसका विचारण ए करेगा, यहाँ पर अपराध हुआ है तो इसका विचारण बी करेगा, और यहाँ पर अपराध हुआ तो इसका विचारण सी करेगा। ये तो बिल्कुल सामान्य चीज़ हो गई। यही सामान्य चीज़ धारा 177 में बताई गई है कि सामान्यतः ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध हुआ है। सस्पेंस कहाँ पर आता है? जब यहाँ पर अपराध होता है, या ये दो ये हैं, एक ए और एक ई, दो न्यायालय हैं, इनकी स्थानीय अधिकारिता यहाँ पर अपराध होता है। मतलब कन्फ्यूजन है कि कहाँ अपराध हुआ है, या यहाँ भी अपराध हुआ है, वही अपराध यहाँ भी कंटिन्यू हुआ है, वही अपराध यहाँ भी कंटिन्यू हुआ है, और वही अपराध यहाँ भी कंटिन्यू। तो ऐसी कंडीशन में कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जांच व विचारण का स्थान जो है वो कौन सा होगा? जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा अपराध हुआ हो। ठीक है, धारा 189 के अनुसार किसी जगह जहां अपराध किया गया और ऐसी जगह जहां परिणाम निकला है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर साजिश रची गई है और यहाँ पर वो साजिश को इम्प्लीमेंट किया गया, तो जहाँ अपराध किया गया, साजिश का अपराध कहाँ हुआ है? ए में, और साजिश का परिणाम कहाँ निकला है? बी में। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ए में चाकू मारा और वो भाग के बी वाली क्षेत्र में पहुँच गया और यहाँ उसकी मौत हो गई, है ना। तो किसी जगह जहां अपराध किया गया हो, जहां परिणाम निकला हो, दोनों में से किसी जगह अपराध का विचारण किया जा सकता है, सेक्शन 179 कहता है। मतलब चाहे ए में और चाहे बी में, जहां भी अपराध हुआ है, जहां अपराध का कारण गठित हुआ है और जहां उसका परिणाम निकला है, दोनों ही जगह अपराध का विचारण किया जा सकता है। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं। एक तो आपसे सीधा सीधा यही पूछ लेंगे कि जहाँ अपराध हुआ और जहाँ विचारण किया गया, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन तब बनता है यहाँ पर जब ये पूछेंगे कि आपको इलस्ट्रेशन दे देंगे और उससे पूछेंगे कि अब बताइए इलस्ट्रेशन के आधार पर इसका क्या आंसर होगा। तो आप इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो भी अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, सेक्शन 180 क्या कहता है? सेक्शन 180 कहता है चोरी के स्थान पर, चोरी के संबंध में अपराध के बारे में, चोरी का स्थान, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का स्थान, यह जानते हुए कि संपत्ति चोरी की है फिर भी रखता है, उक्त किसी भी स्थान पर वाद लाया जा सकता है। धारा 180 इस बारे में प्रावधान करती है। कैसे? मान लीजिए ए एक क्षेत्र है जहाँ पर चोरी की गई और ये सामान बी में पहुंच गया, और बी में कुछ दिनों रखा रहा, अब ये सामान सी में पहुंच गया और सी में पुलिस ने बरामद कर लिया। तो किस कोर्ट में केस चलेगा? ये पुलिस के ऊपर है कि वो किस कोर्ट में केस चलाती है, लेकिन सक्षमता ए में भी चलने की है, बी में भी चलने की है और सी में भी चलने की है। किसी भी स्थान में, इन तीनों में से किसी भी स्थान पर केस लाया जा सकता है, और जो प्रतिपक्ष होगा वो इस आधार पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कि यहाँ केस नहीं चलाया जा सकता। मान लीजिए पुलिस बी में केस चलाती है, सामान ए से चोरी हुआ था, बी में कुछ दिन रखा रहा, सी में कुछ दिन सी में बरामद हुआ है, और पुलिस आती है और बी में केस चलाती है। या मान लीजिए बी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसने सी में बरामद कर लिया, तो वो बी में केस चलाती है। अब जो चोर हैं वो ये कहते हैं कि इस न्यायालय को तो अधिकारता ही नहीं है
क्योंकि ए में चोरी हुआ है और सी में बरामद हुआ है, बी में कुछ ही दिन रखा रहा है, इसलिए इस न्यायालय को अधिकारता नहीं। तो वहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो जो आप बनने की तैयारी कर रहे हैं एपीओ एग्जाम के थ्रू, तो वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो कहेगा नहीं नहीं, इसमें भी सामान रखा रहा है और सेक्शन 180 यहाँ पर लागू होगा। चोरी का स्थान, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का स्थान, ये जानते हुए कि संपत्ति चोरी है फिर भी रखी जाती है, इनमें से किसी भी स्थान पर बात लाया जा सकेगा। तो सेक्शन 180 बहुत सिंपल भाषा में, देखिए एक्ट में कहीं पे बहुत क्लिष्ट भाषा दी होती है, मतलब कठिन भाषा दी होती है, और कहीं बहुत साधारण सरल भाषा दी होती है। तो यहाँ पर बहुत साधारण सरल भाषा है, यहीं से आपका काम चल जाएगा। अब धारा 181 के अनुसार व्यपहरण या अपहरण के मामले में जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां व्यपहरण या अपहरण किया गया हो, है ना। एब्डक्शन एंड किडनैपिंग, किस सेक्शन में आईपीसी में एब्डक्शन और किडनैपिंग दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस सेक्शन में आईपीसी में एब्डक्शन और किडनैपिंग दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो व्यपहरण या अपहरण जहाँ पर अपराध किया गया है, जहाँ पर उस व्यपहरण या अपहरण वाले व्यक्ति को ले जाया गया है, जहाँ पर छिपाया गया है, जहाँ पर डिटेन किया गया है, या जहाँ से प्राप्त किया गया है। डिटेन किया गया होगा वहीं तो प्राप्त किया जा सकता है, तो या जहाँ पर प्राप्त किया गया, किसी भी जगह पर अपराध का विचारण चल सकता है। बहुत सिंपल सी भाषा। अब उसमें चोरी थी सेक्शन 180 में, सेक्शन 180A में डिटेन की बात आ रही है, किडनैपिंग और एब्डक्शन की बात आ रही है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा कि वहाँ चोरी का सामान जा रहा था, यहाँ पर एब्डक्शन या किडनैपिंग का जो ऑब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट है वो जा रहा है। जैसे एक ये एरिया है A, और एक इससे जुड़ा हुआ एरिया ये है B, और एक इससे जुड़ा हुआ एरिया C, और एक इससे जुड़ा हुआ एरिया है D। ठीक है, A, B, C, ये अलग अलग स्थानीय न्यायालय की अधिकारिता हैं। अब यहाँ पर किडनैपिंग हुई, फिर उस बंदे को यहाँ ले जाया गया और 2 दिन रखा गया, फिर यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर ले जाया गया और उसको 3 दिन यहाँ रखा गया, और फिर यहाँ पर लाया गया, उसको 4 दिन यहाँ रखा गया, और फिर यहाँ से यहाँ ले आया गया और यहाँ पर वो बरामद हो गया, मतलब अपहरण का पकड़ छूट गई। ठीक है, अब केस किस न्यायालय में चलाया जा सकता है, A, B, C, D, किसी भी न्यायालय में चलाया जा सकता है। ये सेक्शन 181 कह रहा है। सिंपल है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा। अपहरण के मामले में किस न्यायालय में मामला चलेगा। अगर अपहरण कानपुर में हुआ है, फिर पकड़ को लखनऊ ले गए, उसके बाद इलाहाबाद ले गए, और आगरा में पकड़ को बरामदी हुई या पकड़ छूट गई या अपहरण से व्यक्ति को मुक्त किया गया, तो अब बताइए कि किस केस में न्यायालय में बात चलेगा। आंसर होगा आगरा, लखनऊ, कानपुर, या इनमें से कोई भी। तो इनमें से कोई भी आपका आंसर हो जाएगा। या सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, व्यपहरण या अपहरण के मामले में कौन सा सेक्शन लागू होगा, तो सेक्शन 181 आप याद रखिएगा स्थान के मामले में। ठीक है, और आईपीसी में कौन से सेक्शन में व्यपहरण और कौन से सेक्शन में अपहरण किया गया है, आपको बता दूं 460 के आसपास मिल जाएगा। अब तो आपको याद आ ही जाना चाहिए कि पूरा सीधा सेक्शन बता दूं, सेक्शन नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए व्यपहरण और अपहरण। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अपहरण और व्यपहरण की एज में क्या डिफरेंस है, कितनी उम्र तक अपहरण होगा लड़के का और कितनी उम्र तक लड़की का जो व्यपहरण या अपहरण की श्रेणी में किस में आएगा। ठीक है, सेक्शन 182 क्या कहता है कि किसी यात्रा के दौरान अगर कोई अपराध होता है तो जांच या विचारणा ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में व्यक्ति ने यात्रा की है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो सिंपल है। एक ट्रेन A प्रयागराज से चली और B आगरा तक आई, प्रयागराज से आगरा तक। ठीक है, अब प्रयागराज से आगरा आने के दौरान ये ट्रेन लखनऊ रुकी, फिर कानपुर आई, फिर इटावा आई, फिर औरैया आई, फिर फिरोजाबाद आई, अब आगरा पहुंच गई। ठीक है, इतनी जगह से होके ये ट्रेन आगरा पहुंची। सेक्शन 182 कहता है, मान लीजिए कि कोई महिला जो इसमें ट्रेन में सफ़र कर रही है, उसका कोई पर्स चोरी हो गया लखनऊ में, या वो ट्रेन में सफ़र कर रही, वो प्रयागराज से वो चढ़ी और आगरा में उतरी, उसे नहीं पता, वो सो गई, अपना पर्स रख के वो सो गई और उसका पर्स चोरी हो गया। बहुत सी घटनाएं ट्रेन में होती है ना। तो अब जब वो उठी, वो सोई तो थी लखनऊ में,
और उठी वो आके फिरोजाबाद में, ठीक है। जब फिरोजाबाद में उठी उसने देखा पर्स नहीं है। आगरा में जब वो उतरी तो उसने कहा कि हमें यहाँ पर रिपोर्ट लिखानी है कि मेरा पर्स चोरी हो गया। तो पुलिस वालों ने कह दिया कि नहीं, हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते, आप तो इलाहाबाद से चढ़ी थी ना, तो आप इलाहाबाद में रिपोर्ट लिखाइए, आपका पर्स कहाँ चोरी हुआ। उसने कहा हमको पता नहीं है, रास्ते में कहीं चोरी हुआ है, लखनऊ तक मेरा पर्स था, उसके बाद चोरी हो गया। तो पुलिस वालों ने कहा आप जाइए लखनऊ लिखाइएगा जाके मामला। तो क्या करेगी, अगर वो लॉ जानती है तो खुद, और नहीं तो अपने वकील के माध्यम से सेक्शन 182 का जिक्र करेगी कि जब किसी यात्रा के दौरान अपराध होता है तो उसका जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में व्यक्ति ने यात्रा की हो। मतलब ऐसे किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता में व्यक्ति ने यात्रा की है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, आगरा, इनमें से किसी भी जगह उसका विचारण चल सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो चाहे तो औरैया में, चाहे तो फिरोजाबाद में, चाहे तो आगरा में, जहाँ चाहे वहाँ मामला दर्ज करा सकती है। सेक्शन 182 ये कहता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। यात्रा के दौरान अपराध का विचारण करने के स्थान के बारे में किस धारा में प्रावधान है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सेक्शन 182 में प्रावधान है। सेक्शन 183 खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती। सेक्शन 183 कहती है कि खुले समुद्री यात्रा पर यह प्रावधान लागू नहीं होता, सेक्शन 182 वाला, ठीक है। सेक्शन 185 में राज्य सरकार को दी गई शक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान या तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन दिए गए निर्देशों द्वारा सीमित है। सेक्शन 185 क्या कहता है। अब सेक्शन 183 में क्या कहा, 185 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार को दी गई शक्ति जो है, राज्य सरकार को क्या शक्ति की दी गई है सेक्शन 185 में, कि वह किसी विशेष मामले में, किसी स्पेशल मामले में या किसी स्पेशल टाइप के मामले में, कोई वर्ग बना दे कि कोई विशेष मामला या कोई विशेष प्रकार का मामला, इनका जो ट्रांसफ़र है, मतलब ट्रांसफ़र मतलब ये निश्चित कर सकती है कि ये इस न्यायालय के जरिए जिसमें उसकी अधिकारिता इन प्रावधानों के अनुसार है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में सुने जा सकेंगे। सेक्शन 185 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, लेकिन 185 में ये भी कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट की जो ये पावर है, राज्य सरकार की जो ये शक्ति है, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो इस पर डिपेंड करेगी कि उसका जो आदेश होना चाहिए वो किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक मामला जो ए में विचारण होना चाहिए था और सी डिस्ट्रिक्ट में विचारण के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिया, राज्य सरकार को अधिकार शक्ति प्राप्त है सेक्शन 185 में, लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार इस मामले का जब सी में विचारण का आदेश देगी तो ये देखेगी कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसा तो नहीं है कि इस मामले को ए में विचारण किया जाए या इस मामले को बी में विचारण किया जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो आदेश होगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रतिकूल नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 185 में राज्य सरकार को इस इम्पोर्टेंट शक्ति दी गई है। अब सेक्शन 186, अगर दो न्यायालय में क्षेत्राधिकार का विवाद है, मान लीजिए दो न्यायालयों में क्षेत्राधिकार का विवाद चल रहा है, एक पक्ष एक न्यायालय में पहुंच गया और दूसरा पक्ष दूसरे न्यायालय में पहुंच गया है, तो और विवाद हो गया कि किस न्यायालय को अधिकार था, तो ऐसे में जिस हाई कोर्ट के अंडर वो दोनों न्यायालय आ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर जो डिसाइड करेगा कि किस न्यायालय को अधिकारता है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस न्यायालय को अधिकारता है। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए हाई कोर्ट अलग अलग है, जैसे अगर ए डिस्ट्रिक्ट में विचारण हो रहा है और बी डिस्ट्रिक्ट में विचारण हो रहा है और ये एक ही हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि विचारण ए में होगा या बी में होगा। मान लीजिए ए आता है एच हाई कोर्ट के अंदर और बी आता है H1 हाई कोर्ट के अंदर, तो मामला कौन विचारण करेगा कि किस न्यायालय में विचारित होगा, तो जहां पहले कार्रवाई शुरू की गई है वहां का हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि मामला कहां विचारित होगा। मान लीजिए अगर ए में पहले कार्रवाई शुरू की गई तो H हाई कोर्ट डिसाइड करेगा और बी में कार्रवाई पहले शुरू की गई तो H1 हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना। तो जहाँ मामला पहले सुनवाई शुरू की गई वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि किस न्यायालय द्वारा इसको सुना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अच्छा, सेक्शन 183 जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये था कि 182 में जो हम लोगों ने यात्रा की बात की थी वो जल यात्रा पर भी लागू होती है। अगर जल यात्रा हो रही है, जलयान द्वारा यात्रा हो रही तो भी लागू होगी, लेकिन खुले समुद्री यात्रा पर ये लागू नहीं होती। खुले समुद्री यात्रा के बारे में प्रावधान हमको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 188 क्या कहता है? सेक्शन 188 कहता है अगर कोई भारतीय वायुयान या जलयान पर अपराध करता है तो धारा 188 के अनुसार उस पर भारत में विचारण किया जाएगा। क्यों? अगर देखिए इसमें ये कॉन्सेप्ट लागू होता है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर मान लीजिए वायुयान है और वो भारत देश में रजिस्टर्ड है ना, तो जो विचारण होगा अगर उस पर कोई अपराध किया जाए, चाहे वह खुले न्यायालय, खुले समुद्री यात्रा पर हो या किसी भी जगह खुले आकाशीय क्षेत्र में हो, लेकिन उसको क्या होगा, उसका विचारण भारत में होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो भारत की लैंड है। ऐसा कल्पना की जाती है कि जो वायुयान है वो भारत की लैंड का हिस्सा है। इसी प्रकार से जो जलयान है उस पर जिस कंट्री का फ्लैग लगा होगा उसी कंट्री में उसका विचारण किया जाएगा जो अपराध हुआ है। ठीक है, तो ये सेक्शन 188 जो है वो इंटरनेशनल लॉ के इसी नियम का पालन करती है कि अगर भारतीय वायुयान या भारतीय जलयान पर अपराध हुआ है तो उसका विचारण भारत में होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है तो उसका विचारण धारा 188 के अनुसार वहीं विचारण होगा जहां वह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। सेक्शन 188 का अगला पॉइंट कहता है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक विदेश में अपराध किया है तो उसका विचारण कहाँ होगा? तो उसका विचारण वहीं होगा जहां वह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे देश में गिरफ्तार हुआ तो वहाँ के कानून के अनुसार विचारण होगा। अगर वह व्यक्ति भारत में किसी जगह गिरफ्तार हुआ है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वह गिरफ्तार हुआ है या जिस न्यायालय की अधिकारिता में वह गिरफ्तार हुआ है उस न्यायालय में उसका विचारण किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने इंग्लैंड में कोई अपराध किया है और वो अपराध इंडिया में भी है और इंडिया में वो कर्नाटक में पाया जाता है ना, कर्नाटक में वो पाया जाता है यहाँ पर, तो कर्नाटक में ही उसका विचारण होगा। ठीक है, ये चीज़ जो सेक्शन 188 में कही गई है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इससे भारत से बाहर किया गया अपराध, भारत के अंदर किया गया अपराध और अलग अलग जो अपराध के मामले में स्थान के बारे में क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके यहाँ पर इस लेक्चर में कवर हो गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो अध्याय 14 पढ़ेंगे। अध्याय 14 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अध्याय 14 में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें क्या होती हैं। अध्याय 14 इस मामले में प्रावधान करता है सेक्शन 190 से 199 तक, है ना। सेक्शन 190 से 199 तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीआरपीसी थोड़ा धीमे हो पाती है क्योंकि धीमे धीमे इसमें थोड़ा सा प्रोविज़न जो है वो पूरे समझ के चलने होते हैं और एक साथ बहुत तेज़ी से पढ़ा देंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आपने अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।